नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में वजन घटाने वाली सर्जरी के खतरों से सावधान करेंगे। सियासी ढाबे में बताएंगे कि आज सूरत की कोर्ट में राहुल की अर्जी पर क्या हुआ। तो सोशल अड्डा में करेंगे कॉलेज में मिलने वाले रोमांस ब्रेक पर मंथन, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे मोबाइल फोन का 50 साल का सफर। चलिए तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पश्चिम बंगाल पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधि अलग अंदाज में दिखे। वो सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान डांस करते दिखाई दिए। दरअसल पहले वहां लोक कलाकार डांस कर रहे थे। इसके बाद ये विदेशी प्रतिनिधि भी इन कलाकारों के रंग में रंग गए और एक दूसरे का हाथ थामकर डांस करने लगे। राजस्थान के पाली में महावीर जयंती से एक दिन पहले शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया गया। इस दौरान 108 इलेक्ट्रिक स्कूटी से एक रैली भी निकाली गई, ताकि दूसरे लोग भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। इसी शोभा यात्रा में वंदे भारत अहिंसा एक्सप्रेस नाम से एक डमी ट्रेन भी चलाई गई। मुंबई में एक युवक को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ा। पुलिस ने इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पर केस दर्ज कर लिया। इस वीडियो में दिखाई दिया कि ये आरोपी युवक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर 2 लड़कियों को अपनी बाइक पर बिठाकर स्टंट कर रहा था। जिसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आया तो पुलिस ने ये कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान एक मंच ढह गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की भीड़ जुटी थी। मंच पर प्रदेश कांग्रेस नेता मोहन मरकम समेत कई नेता मौजूद रहे। ठीक इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता भी मंच पर चढ़ गए। इसके बाद मंच ज्यादा भीड़ नहीं संभाल पाया और ये अचानक टूट गया। इसके बाद सभी एक दूसरे को संभालते भी दिखाई दिए। झारखंड के रांची में नमो बुक बैंक को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उसने 2.5 लाख से ज्यादा किताबें जुटाने का लक्ष्य हासिल कर लिया। 2 साल पहले बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इस मिशन को शुरू किया था। इसके बाद ये किताबें उन लोगों ने दान कर दी जिनके लिए अब ये किसी काम की नहीं हैं। अब ये किताबें न सिर्फ रांची बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जरूरतमंदों में बांटी जाएंगी। चलिए, हॉर्न ओके प्लीज से पहले आपको एक शानदार खबर दिखाते हैं। बनारसी पान के साथ बनारसी लंगड़ा आम को भी मिल गया है अब GI टैग। इस साल उत्तर प्रदेश के 11 उत्पादों को ये GI टैग मिला है। जाहिर सी बात है, अब इसके बाद लोग इसे और जानेंगे भी, और ना ही देश में बल्कि विदेशों में भी लोग इसे और जानेंगे और खरीदेंगे। तो हमारी संवाददाता शिल्पी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। शिल्पी, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जो हमारे देश के लोग हैं वो तो जानते ही रहे हैं बनारसी पान को कि कितना रसीला रहता है, और बनारसी पान की बात ही एक अलग होती है, और साथ ही साथ ये लंगड़ा आम। लेकिन अब GI टैग मिलने के बाद जाहिर सी बात है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे और जानेंगे। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए श्वेता, बनारसी पान की मिठास से हम सभी परिचित हैं, लेकिन अब GI टैग मिल गया है। तो जैसा कि आपने सुना होगा वो मशहूर गाना खई के पान बनारस वाला, तो अब ये कहा जा सकता है खई के पान GI टैग वाला। तो इतनी बड़ी उपलब्धि ये बनारस के लिए है, क्योंकि वैसे तो देखिए बनारस में GI टैग इस बार पहले से बहुत ज्यादा है। 18 प्रोडक्ट बनारस और आसपास के क्षेत्र के हैं, लेकिन जो बनारसी पान था वो अपने आप में एक पहचान है, बनारस का विशिष्टता है। और जिसको जो भी, मेरे ख्याल से हम और आप जो भी बनारस जाते हैं वो बनारसी पान जरूर खाना चाहते हैं। तो बनारसी पान को GI टैग मिला है। और अब हम कह सकते हैं कि बनारसी लंगड़ा आम वो भी अपने आप में अपने रसीलेपन की वजह से जाना जाता है, और आम का सीजन आने वाला है। ऐसे में बनारसी लंगड़े पान को भी
जीआई टैग मिला है, ये एक बड़ी बात है। कोविड के समय में इसको लेकर के एक प्रोसेस किया गया था, लेकिन उसके बाद तमाम मुश्किलों के बाद भी इसको आगे बढ़ाया गया और हम कह सकते हैं कि अब बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को जीआई टैग मिलने से बहुत ज्यादा उत्साह है इसके कारोबार से जुड़े हुए लोगों में, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि से जुड़ा हुआ ये कारोबार है और बनारस में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मैं श्रोता आपको जानकारी दूं कि इसके अलावा 2 और चीजें उस क्षेत्र की, जिसमें रामनगर का भंटा यानी कि बैगन है और इसके अलावा आदम चीनी चावल है। इन दोनों उत्पादों को भी जीआई टैग मिला है। तो हम कह सकते हैं काशी ने फिर से एक बार जीआई टैग के क्षेत्र में परचम लहराया है और सिरमौर साबित हुआ है। और मिठास चाहे आम की हो या फिर पान की, ये तो खबर है, जो लोग देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि चंदौली के आदम चीनी चावल को भी देखिए जीआई टैग मिल गया है, रामनगर की बैगन जो है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन अगर हम इसकी विशेषता जाने तो ये कैसे दूसरे, जैसे अगर हम बैगन की बात करें तो इसमें क्या विशेषता, कुछ आप बता सकती हैं कैसे अलग है? देखिए, इसका जो टेस्ट होता है वो अलग है और एक निर्धारित क्षेत्र में, जैसे कि जो जीआई टैग से संबंधित जो टैग इसको दिया जाता है वो उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कारोबार के क्षेत्र में दिया जाता है, जो जैसा कहीं और नहीं मिलता। इसकी बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शिल्पी हमें बता रही थी कि देखिए जीआई टैग अब मिल जाने से उत्तर प्रदेश के इस बार लगभग 11 उत्पादों को ये जीआई टैग मिला है और इससे जाहिर सी बात है जो कारोबारी है सबसे ज्यादा वो उत्साहित है। बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोटापे की समस्या और उसके सर्जरी वाले उपाय से जुड़ी हुई है। वजन कम करने के लिए लोग बड़े जतन करते हैं। डाइटिंग और एक्सरसाइज के साथ वजन कम करने के लिए इन दिनों दवाओं का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक और चीज जो चलन में है वो है गैस्ट्रिक बलून और गैस्ट्रिक सर्जरी। जी हां, आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद अमेरिका की एक महिला का वजन इतना कम हो गया कि वो हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गई। यकीनन ये चिंता की बात है और जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। वजन जरूरत से ज्यादा है तो हर तरह की समस्या है। कभी बीमारियों की दस्तक है तो कभी जिंदगी की रेस में पिछड़ जाने का गम। सपने देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे वजन के साथ सपनों को कैसे पूरा करे कोई, और वजन को लेकर कब तक ताने सुने कोई। तो इसके बाद वजन कम करने की कवायद शुरू होती है, लेकिन डाइटिंग और एक्सरसाइज से वेट कंट्रोल हो जाए कोई जरूरी नहीं है। और जब बेहिसाब वजन हो तो ये तरकीबें भी यकीनन काम नहीं आती। फिर इसके लिए नए रास्ते तलाशे जाते हैं। इन दिनों वेट लॉस के लिए गैस्ट्रिक बलून और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का चलन बढ़ गया है और इसी तरीके को अपनाया अमेरिका की ट्रेसी हचिनसन ने। 2 साल पहले इनका वजन 102 किलो था, लेकिन सर्जरी के बाद ये बस 40 किलो की रह गई हैं। लेकिन इस चक्कर में उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। वजन इस हद तक कम हो गया कि उनकी शख्सियत ही बदल गई और उस पर ये मुसीबत कि ये वजन अभी भी कम होता जा रहा है। यानी वेट लॉस के लिए सर्जरी में बेहद सावधानी की दरकार है और इसलिए इस मुद्दे पर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। वाशिंगटन की रहने वाली ट्रेसी की उम्र 52 साल है। 2 साल पहले इनका वजन 102 किलो हुआ करता था। वजन कम करने के लिए ट्रेसी ने पहले डॉक्टर की सलाह से गैस्ट्रिक बलून का तरीका आजमाया। इससे उनका वजन लगभग 12 किलो कम हुआ, लेकिन जैसे ही उसे पेट से हटाया गया वजन वापस बढ़ गया। इसके बाद ट्रेसी ने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई, जिससे उनका वजन 60 किलो तक आ गया। इस दौरान उन्होंने शादी की, मां बनी, लेकिन उनका वजन घटता रहा। हालात ये हुए कि सर्जरी के 1 साल बाद भी ट्रेसी का वजन घटते हुए 40 किलो हो चुका है। ऐसा लगता है कि सिर्फ त्वचा और हड्डियां बची हैं। इस तरह ट्रेसी को सर्जरी भारी पड़ गई है। अब यहाँ आपका ये समझना भी जरूरी है कि गैस्ट्रिक बलून और गैस्ट्रिक सर्जरी क्या होती है।
गैस्ट्रिक बलून में सिलिकॉन रबर से बने एक नरम, चिकने और टिकाऊ गुब्बारे को मुंह के माध्यम से एंडोस्कोप के जरिए पेट में डाला जाता है। इसकी वजह से खाने की क्षमता कम हो जाती है और पेट भरा हुआ लगता है, इसलिए खाने पर कंट्रोल हो जाता है। इस बलून को 6 महीने बाद निकाल दिया जाता है, जबकि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कर पेट में एक छोटी सी थैली बना दी जाती है। ये थैली बहुत कम खाने से भी भर जाती है, जिससे पेट भरा हुआ सा लगता है और इस तरह कम खाने से काम चल जाता है और नतीजतन वेट कम हो जाता है। लेकिन आसान सी नजर आने वाली ये सर्जरी असल में काफी बड़ी होती है। मोटापा कम करने के लिए या सुंदर दिखने के लिए सभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर हर केस की बारीकी से जांच करते हैं और जोखिम को समझते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तभी ये सर्जरी की जाती है, लेकिन इस मामले में जरा भी लापरवाही हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ट्रेसी हचिंसन का मामला इसकी मिसाल है। मसला सिर्फ सर्जरी नहीं है, बल्कि वजन कम करने के लिए आजकल वेट लॉस पिल्स और वेट लॉस ड्रिंक्स जैसी चीजें भी मार्केट में हैं। लेकिन ऐसे तरीके जिंदगी भर के लिए परेशानी भी दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस मामले में लोगों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गैस्ट्रिक बलून या फिर सर्जरी क्या है और इसे लेकर एहतियात बरतने की जरूरत क्यों है, इससे हमने समझा रोजवॉक हॉस्पिटल के डॉक्टर रजत गोयल से। आजकल एक कैप्सूल वाला बलून आया है जिसको एलुरियन बलून बोलते हैं, जो पानी के साथ कैप्सूल लेना होता है, पेट के अंदर जाके वो बलून में कन्वर्ट हो जाता है। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। कोई सर्जरी, एंडोस्कोपी या एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती और बलून निकल भी अपने आप जाता है 4 से 6 महीने में। उसके लिए भी एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं होती है। तो इसका कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत रेयर केसेस में जिनकी पहले पेट की सर्जरी हो रखी है या फिर जिनको हाइपटस हर्निया और पेट का कुछ हिस्सा चेस्ट में गया हुआ है, उन केसेस में हम ये बलून नहीं डाल सकते हैं। या फिर उन केसेस के अंदर जो कि ब्लड थिनर ले रहे हैं या फिर जो स्लीप एपनिया की वजह से पंप लगाया हुआ है, उसके अंदर भी हम ये बलून सिलेक्टेड केसेस में ही डालते हैं। अदरवाइज ये बहुत सेफ बलून है। इस बलून को डालने के बाद आपका ऐसा लगता है कि छोटा सा बच्चा एक पेट में आ गया है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेट भरा हुआ है, तो आदमी खाना कम खाता है, क्वांटिटी ऑफ डाइट पे कंट्रोल आ जाता है। अगर आप क्वालिटी ऑफ डाइट भी कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। कंपनी के मुताबिक 15% ऑफ टोटल वेट लॉस 4 से 6 महीने में होता है, जिसके बाद बलून ही अपने आप निकल जाता है और जिसको दोबारा डलाना है वो 3 महीने वेट करके दोबारा भी बलून डलवा सकता है। तो आप इस प्रोसीजर को, क्योंकि इसमें कोई सर्जरी नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई एंडोस्कोपी नहीं है, तो बहुत हाई रिस्क लोग जो कि सर्जरी नहीं करा सकते या जो लोग सर्जरी कराने से डरते हैं या जिनका वजन इतना ज्यादा नहीं है कि सर्जरी की जरूरत हो, वो ये बलून करा सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं करेंगे तो चाहे आप बलून कराएं, चाहे आप सर्जरी कराएं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट करना ही है और बलून इसके अंदर बहुत आसानी से आपकी मदद कर सकता है। बीजेपी ने बनाई है खास स्ट्रैटेजी। अब केंद्रीय मंत्री गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरा होने से पहले जश्न की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पीयूष गोयल समेत दूसरे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस दौरान ये रणनीति बनाई गई कि जनता तक सरकार की उपलब्धियों को कैसे पहुंचाया जाए। मोदी सरकार को अगले महीने मई में 9 साल पूरे हो जाएंगे और अगले साल फिर लोकसभा चुनाव होंगे। शराब घोटाले के आरोप में घिरे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली। राजधानी की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। अब 17 अप्रैल तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे हो गए। इस मौके पर दिल्ली में इसका डायमंड जुबली समारोह मनाया गया, जिसमें पीएम मोदी शरीक हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि सीबीआई ने अपने काम से लोगों का विश्वास जीता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। पिछले हफ्ते जेल से छूटे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कुछ पार्टी नेता भी मौजूद रहे। अपनी मुलाकात के बाद सिद्धू ने राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सिद्धू मूसेवाला के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।
आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल पर शिकंजा कस गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय कर दिया। अदालत ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपियों पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू समेत कई इलाकों में फिर भारी बर्फबारी हुई, इससे वहां ठंड बढ़ गई। वहीं दूसरे राज्यों से पहुंचे सैलानी अटल टनल के पास मस्ती करते दिखाई दिए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जब से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, तब से ये चर्चा गर्म रही कि राहुल फैसले के खिलाफ अपील कब करेंगे। यहां तक कि इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खूब तीर भी चले। खैर, आज राहुल सूरत के सेशन कोर्ट में अपील करने पहुंच गए। कोर्ट से उनको इस मामले में जमानत भी मिल गई, लेकिन सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। यानी कि फिलहाल राहुल को तारीख मिली है, राहत नहीं। यूं तो सजा पर अपील करने में राहुल गांधी को 10 दिन लग गए, पर जब सूरत कोर्ट पहुंचे तो ऐसे जैसे कोई जंग जीत लिया हो। कोर्ट में पेशी को सियासी जलसा बना दिया। बहन प्रियंका दिल्ली से साथ गईं, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ खड़े दिखने के लिए कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे। मोदी जी क्या कह रहे हैं? विपक्ष की पार्टियों के करप्ट लोगों का गिरोह बन गया है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए क्या? इसका मतलब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सब भ्रष्ट हैं, ईमानदार खाली बीजेपी में अंदर ही भरे पड़े, जिनके इनकम टैक्स ईडी वहां जाती नहीं उनके यहाँ। मैं अपने नेता साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं। सूरत में कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा हुजूम रहा, इसलिए सेशन कोर्ट में राहुल की छोटी सी अपील बीजेपी को बड़ा सा आयोजन लगा। अपील करने की प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। जब राहुल अपील करने के लिए कोर्ट पहुंचे तो सबके जहन में एक ही सवाल था कि क्या राहुल की सजा रद्द होगी और क्या उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी। लेकिन इस मामले में राहुल को कोई राहत नहीं मिली। फिलहाल सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा पर जमानत दे दी। इसका मतलब है कि जब तक सुनवाई होगी राहुल जमानत पर रहेंगे। मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ जो अपील राहुल ने की थी, उस पर अदालत 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। बाद में उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इस तरह राहुल के सामने अभी कानूनी लड़ाई लंबी है। अगर कोर्ट सजा पर स्टे लगाता है तब वो संसद सदस्यता फिर से हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल सरकार पर उनके हमले जारी हैं। कोर्ट से निकलकर उन्होंने ट्वीट किया, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। भाई के ट्वीट से ट्वीट मिलाते हुए बहन ने भी लड़ाई तेज कर दी है। हालांकि बीजेपी शुरू से जिस अस्त्र को लेकर उतरी है, उसी से अब तक प्रहार जारी है। उनकी नजर में अपमान तो पूरे ओबीसी समाज का हुआ है। आप सूरत में जाकर जले में घी
उनका दिल जल रहा है, उस पर आप घी डालेंगे और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। मुद्दों का ये सियासी युद्ध अभी थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसमें मौका देख रहे हैं, इसलिए इसे जिंदा रखने की कोशिश भी लगातार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। सोमवार को शेयर मार्केट का सेंसेक्स 115 अंक उछलकर 59,106.44 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 38 अंक चढ़कर 17,398 के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई की ब्याज दर तय करने वाली एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक सोमवार से शुरू हुई। उम्मीद है कि समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई ने पिछले साल रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 6.5% किया था। हवाई यात्रा के दौरान कार्गो विमानों की बढ़ती मांग की वजह से स्पाइस जेट ने अपने कार्गो और लॉजिस्टिक्स डिवीजन को अलग किया, जिसे स्पाइस एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया। कंपनी को उम्मीद है कि इससे पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। क्या आपको मालूम है कि आज से 50 साल पहले पहली मोबाइल कॉल की गई? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि दुनिया में पहला फोन किसने, कब और कहां लॉन्च किया। इसी के साथ एक नजर इस पर भी कि तब से लेकर अब तक मोबाइल कॉलिंग से दुनिया के साथ हमारा हिंदुस्तान कितना बदल चुका है। करीब 50 साल पहले की बात है। ये वो समय था जब कोई टेक दिग्गज कंपनी ऑपरेशन में नहीं थी। उसी दौरान अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने जब पहले मोबाइल की नींव रखी तो वो इतिहास में खुद में एक बड़ी क्रांति थी। दिखने में एक ब्लॉक सा दिखने वाला ये मोबाइल फोन धीरे धीरे अपनी शक्ल सूरत बदलता चला गया और आज हथेली जितना ये मोबाइल स्मार्टफोन के नाम से हमारी जेब ही नहीं बल्कि दिल में भी जगह बनाए है। मगर क्या आप जानते हैं कि 3 अप्रैल 1973 को पहली बार इस्तेमाल में लाया गया वो मोबाइल फोन आखिर दिखने में कैसा था? दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाने वाले इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1970 में मोटोरोला कंपनी को ज्वाइन किया। 1972 में मार्टिन को ऐसा डिवाइस बनाने का आइडिया आया जिससे रिमोट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। साल 1973 में कूपर ने मोटोरोला कंपनी के साथ मिलकर पहला मोबाइल बनाया। इस मोबाइल फोन को कीपैड के साथ तैयार किया गया। मोबाइल 13 सेंटीमीटर मोटा और 4.45 सेंटीमीटर चौड़ा था, जिसकी तुलना ईंट या जूते से की जाती थी। इसका वजन 2 किलो से भी ज्यादा था। इस्तेमाल के लिए एक बड़ी बैटरी को कंधे पर लटकाकर चलना पड़ता था। एक बार चार्ज होने के बाद उस मोबाइल से सिर्फ आधा घंटा बात हो सकती थी। दोबारा चार्ज करने में 10 घंटे का वक्त लगता था। इस मोबाइल की कीमत उस वक्त लगभग 2700 अमेरिकी डॉलर यानी 2 लाख रुपए थी। अब एक नजर 1973 की मोबाइल क्रांति के बाद अब तक ये डिवाइस दुनिया में किन किन स्वरूप में लाया गया। दुनिया की पहली कमर्शियल सेल्यूलर फोन सर्विस 1979 में जापानी कंपनी एनटीटी ने टोक्यो में शुरू की। इसके बाद 1981 में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में मोबाइल फोन सर्विस शुरू हुई। मोबाइल का नाम नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन था। 1983 में अमेरिका के शिकागो में अमेरिटेक नाम से 1G टेलीफोन नेटवर्क शुरू हुआ। इसी साल मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहला सेल फोन बनाया जिसका नाम डायनाटेक 8000X था। फोन की कीमत $3,995 यानी भारतीय कीमत के अनुसार 3,30,951 रुपए थी। वहीं भारत में भी मोबाइल क्रांति कई दिलचस्प दौर से होते गुजरी। भारत में पहली कॉल किए जाने की कहानी कोलकाता से लिखी गई। 31 जुलाई 1995 में पहली मोबाइल कॉल कोलकाता से दिल्ली की गई। ये कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम ज्योति बसु ने उस वक्त केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को की थी। दरअसल उस वक्त मोदी टेल्स्ट्रा नाम की एक जॉइंट वेंचर ने भारत में मोबाइल नेट नाम की सर्विस शुरू की। 23 अगस्त 1995 को देश में पहला सेलुलर फोन आया। सबसे पहले इस फोन को कोलकाता में व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया। मोबाइल नेट सर्विस बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से यहाँ सर्विस देने लगा। इस मोबाइल नेट सर्विस के लिए नोकिया के हैंडसेट 2110 का इस्तेमाल हुआ। उस दौर में एक कॉल का आउटगोइंग खर्च करीब 16 रुपए और इनकमिंग खर्च 8 रुपए था। जहां पहले टेलीकॉम सेक्टर
वॉइस कॉल प्लान्स पर फोकस था। ऐसे में साल 2016 में रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के बाद तो देश में जैसे डेटा देखते ही देखते काफी सस्ता हो गया। इसके बाद तो जैसे हिंदुस्तान ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। देश के साथ बाकी दुनिया में वो भारी भरकम मोबाइल दिनों दिन तरक्की कर पतले पतले स्मार्टफोन में तब्दील हो गया, जो आज हर व्यक्ति के डेली रूटीन की एक जरूरत बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली से जुड़ी एक अच्छी खबर है। दिल्ली की सड़कों पर फिर से बाइक टैक्सी शुरू होने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई एग्रीगेटर पॉलिसी लेकर लागू करने जा रही है, जिसके बाद फिर से बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री अशोक गहलोत ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि दिल्ली में नई एग्रीगेटर पॉलिसी कुछ महीनों में लागू हो सकती है। इस पॉलिसी में दिल्ली की सड़कों पर बाइक टैक्सी चलाने का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसी साल फरवरी में राजधानी में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। दिल्ली सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक बाइक को प्राथमिकता दी जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहन वाले एग्रीगेटर्स को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाएगी। पॉलिसी के तहत बाइक टैक्सी ड्राइवर को पुलिस वेरिफिकेशन के बाद एक कमर्शियल सर्विस बैच दिया जाएगा। उसके बाद बाइक टैक्सी में इस्तेमाल होने वाले दोपहिया वाहन को पीले कमर्शियल नंबर प्लेट जारी होंगे। अधिकारी के मुताबिक इस एग्रीगेटर पॉलिसी को लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालय और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी का इंतजार है। जाहिर है कि इस पॉलिसी के लागू होने से उन हजारों टैक्सी ड्राइवर्स को फायदा होगा जो कि इस काम से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। वहीं उन यात्रियों को भी फायदा होगा जो कैब के मुकाबले बाइक टैक्सी से कम पैसों में सफर कर रहे थे। नोकिया ने लॉन्च किया है C12 प्लस मोबाइल फोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। नोकिया ने अपने ग्राहकों को एक और तोहफा दिया। उसने नए फोन नोकिया C12 प्लस को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 8,000 रुपए रखी गई है। इसमें 2 GB रैम के साथ 32 GB की स्टोरेज मिलेगी। व्हाट्सएप ने फरवरी में 45 लाख से ज्यादा खातों पर बैन लगाया। खुद कंपनी ने ये जानकारी दी, जबकि इससे पहले जनवरी में 29 लाख अकाउंट बैन किए गए हैं। व्हाट्सएप फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। खबर है कि एप्पल कम दाम वाला आईफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका नाम आईफोन SE4 हो सकता है। कहा जा रहा है कि आईफोन अगले साल तक ग्राहकों के हाथों में होगा। और न्यूज पथ पर आप सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की जरा राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है। सोचिए, कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को रोमांस करने के लिए ब्रेक मिले तो कैसा हो। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ऐसी अनोखी योजना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले चीन में शुरू की गई है। जी हां, दरअसल चीन की सरकार गिरती जन्म दर से काफी परेशान है और इसे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। चीन की सरकार के राजनीतिक सलाहकारों ने जन्म दर बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें भी की है, जिन पर अमल किया जा रहा है। इनमें एक योजना नए शादीशुदा जोड़े को 1 महीने की पेड लीव देने की भी है। लेकिन चीन में बर्थ रेट बढ़ाने के लिए अब एक नई योजना कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लाई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के कुछ कॉलेजों में प्यार की तलाश पूरी करने के नाम पर छात्रों को 1 हफ्ते की स्पेशल छुट्टी दी गई है। चीन में फैन मी एजुकेशन ग्रुप ने 9 कॉलेजों में से एक म्यांमार फ्लाइंग वोकेशनल कॉलेज ने पहली बार 21 मार्च को स्प्रिंग ब्रेक की घोषणा की है, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स के रोमांस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसी तरह बाकी के कॉलेजों ने भी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच रोमांस के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि इस तरह के ब्रेक के दौरान स्टूडेंट्स पहाड़ों पर जा सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर प्रेम की भावना विकसित होगी। ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स जब कॉलेज में लौटेंगे तो उनके पढ़ने लिखने की क्षमता में भी सकारात्मक असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज स्टूडेंट्स को यह स्पेशल ब्रेक चीन की सरकार के निर्देश पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन के ये प्रयास चीन में जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए है, यानी कि बर्थ रेट को बढ़ावा देने के लिए है। तो चीन में युवाओं को दिए जा रहे इस रोमांस ब्रेक को लेकर भारतीय युवा क्या सोचते हैं, सोशल अड्डा में हमने कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानी।
दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में बर्थ रेट इतनी गिर गई है कि अब सरकार ने तरह तरह की पहल करना शुरू कर दिया है। पहल भी कुछ इस तरह कि अगर आप वहां बच्चे पैदा करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अब इस कड़ी में एक नया फैसला लिया गया है। दरअसल कुछ चीनी कॉलेजों में बच्चों को स्प्रिंग मौसम में 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। इस छुट्टी से वो प्रकृति के करीब जाएंगे। वहीं दुनिया भर में मीडिया इसे कुछ इस तरह से देख रही है कि ये बच्चों को प्यार करने के लिए दिए जाने वाला 1 हफ्ते का ऑफ होगा। इसे बच्चे कैसे देखते हैं, भारत में स्टूडेंट इस फैसले को कैसे देखते हैं, हम बच्चों से ही बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, चीनी सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है, कुछ कॉलेज में इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है, जहां 21 मार्च से बच्चों को छुट्टी भी दी गई और कॉलेजों में भी अब दी जाने लगी है। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं एज अ स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में तो पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले इंडिया में जॉब्स अगर हों तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने का फ़ायदा है। लेकिन आजकल यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल से ही इंडिया में अपना पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर चीन की बात की जाए तो उनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनके लिए अच्छा फैसला है कंपेयर टू इंडिया। पहली बात तो ऐसे तो पार्टनर मिलता नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लिया है, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी इस साल तक पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी। तो मे बी उनको कंपटीशन भी होगा और स्टेट से कि हमारा और कंट्री से भी कि हमारी पॉपुलेशन और ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने मे बी यंगस्टर्स को इसलिए चुना। मे बी वो मैरिड कपल्स को भी चुन सकते थे, पर यंगस्टर्स को उस पर चुनना क्योंकि उनको लगा कि फनी वो थोड़े होते हैं कि स्कूल टाइम से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए एक टाइम भी होगा कि इस चीज़ पे वो जाएं और इस चीज के बारे में सोचें और इजीली हमारी पॉपुलेशन इस पे बढ़ सकती है। तो मुझे ये इनका लग रहा है। बाकी और कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई बड़ी बात तो है नहीं ये। और हाँ, इंडिया में अगर होता तो यहाँ के लिए बड़ी बात होती। मेरे ख्याल से कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो चाइना में तो ये सब चीज़ें कॉमन है, तो वहाँ पर अगर ये फैसला लिया गया है तो आई थिंक इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंडिया में होता तो इसका आई थिंक बहुत बड़ा इशू या कुछ बना देते। और इंडिया में सबसे पहली बात जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इंडिया में अगर ये डिसीजन लिया जाता सो आई थिंक ये वर्कआउट नहीं करता, इसके लोग अगेंस्ट होते। और जैसे कि हमारी यहाँ पर थोड़ी मेंटालिटी भी इंडियंस की थोड़ी वैसी रहती है, सो और पहले से यहाँ पर बाय स्कूल से ही लोग अपना पार्टनर ढूंढने लगते हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन कर रही है। सो आई थिंक ये फैसला मेरे हिसाब से इंडिया के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं होता, वहाँ के लिए कॉमन है। चीन का हमेशा से कंट्रोवर्शियल चीजों में मतलब बयान देना या कुछ भी करना बहुत कॉमन है, तो उन्हें मेरे हिसाब से ये जनता पे ही छोड़ देना चाहिए कि उन्हें बर्थ रेट कैसे बढ़ानी है। उसके लिए उन्हें छुट्टी की जरूरत ऐसी कोई खास है नहीं। मतलब ये तो पार्टनर ढूंढना और प्यार करना, ये तो मतलब उसके लिए एक दिल से कनेक्शन होना चाहिए ना। कोई उसके लिए हमें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए, ये तो एक अल्टीमेटम टाइप हुआ ना। तो उसमें एकदम से कोई कैसे पार्टनर ढूंढ सकता है? मेरे हिसाब से ये इंडिया में तो वर्क नहीं करेगा, वहां उन्होंने पता नहीं क्या सोच के। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर घाटी की फिजा बदलने लगी है। घाटी की महिलाएं अब घर से निकलकर कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कम से कम उनका परिवार उन पर गर्व कर सके। ऐसे में यहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा भी लोग और एजेंसियां उठा रही है। देखिए बांदीपुरा के सुंबल से ऐसी तस्वीरें जहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। बांदीपुरा के सुंबल में चलने वाले एहसास टेलरिंग सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीखने वाली महिलाएं की लगन बता रही है कि बदले माहौल में वो खुद को भी बदलने का बीड़ा उठा चुकी हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ पे लड़की बैठी रही थी, कुछ हासिल ही नहीं कर सकते थे। अब हमें ये सेंटर मिला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ताकि हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। कि जितनी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से सीखेगा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें सिखाती है, कोऑपरेट है हमारे साथ बहुत। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे ये सेंटर प्रोवाइड किया। इससे हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अपनी फैमिली को ये थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी है थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। इस टेलरिंग सेंटर में दूर दूर के गांव की महिलाएं पहुंच रही हैं और ट्रेनर की मदद से सलवार सूट से लेकर लहंगा, चुन्नी और हर तरह के परिधान की कटिंग और स्टिचिंग का हुनर सीख रही हैं। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर घाटी में आजकल खूब फल फूल रहे हैं। राजौरी के मनकोट में ऐसा ही एक नया एम्ब्रॉयडरी सेंटर खुला है, जहां फिलहाल 20 महिलाएं
बड़े ही चाव से 3 महीने का क्रैश कोर्स कर रही हैं। यहाँ पे हम इस सेंटर में 20 ट्रेनिज लेते हैं। फिर उनको ट्रेंड करके उनको मंथली 1000 रुपीज स्टाइपेंड दिया जाता है एलिमेंट्री स्टेज में। फिर उसके बाद इनको जब ये ट्रेंड हो जाएं तो इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर इनको डिप्लोमे दिए जाते हैं। जो भी ट्रेंड लड़कियां हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से इनको स्कीम्स हैं बहुत सारी हमारे डिपार्टमेंट की, वो इनको देनी है। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादातर स्कूलों की ड्रॉप आउट महिलाएं आती हैं। साफ है कि 370 के नामुराद साये से मुक्ति मिलने के बाद घाटी में उम्मीद का नया सवेरा हो रहा है। आतंकवाद और अलगाववाद के खौफनाक दिनों में घर की चारदीवारी में डर और घुटन की जिंदगी जीने वाली महिलाओं की हसीन हसरतें बदलते हालात में हिलोरे मार रही हैं। कुजनी का सेंटर है, तो सबसे पहले हमने बेडशीट निकाली, अब शाल निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। पूरा 20 लड़कियों का ग्रुप है, तो यहाँ दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं जो घर पे ऐसे बैठी थी, जिनको कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं कर पाती थी, तो वो अब यहाँ पे सेंटर पे आती हैं, अच्छे से सीखती हैं और जो अपना कारोबार है आगे हमें डिप्लोमा मिलेगा इसका। हम चाहते हैं कि हम शौक से सीखें और आगे हम कुछ कर सकें, किसी को आगे सिखा सकें हम। दहशतगर्दी की अंधेरी तंग गुफा से निकलकर सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की खुशी इन महिलाओं के चेहरे पर साफ महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात उस बेटे की जिसकी कहानी देश की बेटियों के लिए मिसाल है। हरियाणा के सोनीपत की प्रीति महिला जूनियर हॉकी टीम की कप्तान बन गई है। खास बात यह है कि प्रीति ने ये मुकाम अपनी जिद, लगन और मेहनत के दम पर पाया है। आप भी देखिए प्रीति के संघर्ष की ये कहानी। खेल कोई भी हो, उसमें मुकाम हासिल करने वाले कुछ खास होते हैं। सोनीपत की प्रीति भी कुछ ऐसी ही है। जूनियर विमेन हॉकी टीम की कप्तान चुनी गई है। परिवार खुश है, लेकिन यहाँ तक का सफर प्रीति के लिए आसान नहीं था। लड़की थी, लिहाजा मां नहीं चाहती थी कि बेटी मैदान में हॉकी स्टिक खेलती नजर आए। समाज और शादी ब्याह की फिक्र थी। पिता अपने आर्थिक हालातों से मजबूर थे। एक राजमिस्त्री की कमाई इतनी न थी कि बेटी को नए जूते और खिलाड़ियों वाली डाइट दे पाए, लेकिन बेटी की हॉकी के प्रति लगन, मेहनत, जिद और जुनून के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, वो राजमिस्त्री का काम करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी डाइट के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि छोड़ दे, पर नहीं, मेरे पापा ने एक्स्ट्रा वर्क करके भी मेरी डाइट को पूरा किया है। और प्रीतम मैम ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, शूज से लेके हॉकी स्टिक तक, डाइट तक, वो बहुत सपोर्ट करते थे। प्रीति 12 साल की उम्र से ही हॉकी को अपना दिल दे बैठी थी। घर के पास ग्राउंड में जब कोच प्रीतम सिवाज की अगुवाई में लड़कियों को हॉकी स्टिक थामे देखती तो उनका दिल भी मचल जाता था। घर के काम निपटाकर बिना माता पिता को बताए चुपचाप ग्राउंड में पहुंच जाती। जब घर लौटती तब बताती थीं कि वो हॉकी खेल कर आई हैं। हॉकी के प्रति दीवानगी ऐसी कि घर के हालात भी उसके पांव न रुक सके। ऐसा भी समय आया है को दूध दादी के लिए कोई भी पैसे के लिए कोई जुगाड़ नहीं बना, तो जैसा भी मिलता था वैसे खा पी के घर पे रह जाती थी मेहनत करके जाके। लेकिन इसलिए हिम्मत नहीं आ रही कभी भी। प्रीति अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा अपनी कोच को भी देती है, जिन्होंने उनके जूते हों या उनका डाइट सबका ख्याल रखा। शायद उन्होंने प्रीति की खेल प्रतिभा को बचपन में ही परख लिया था। हाल ही में हमारी 3 लड़कियां जूनियर कैंप में थी और तीनों ही जूनियर टीम में सिलेक्ट हुई है, जिसमें से प्रीति जो है वो विमेंस जूनियर टीम की कैप्टन बनी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जूनियर टीम की हमारे ग्राउंड की लड़की कैप्टन बनी। तो काफी गरीब फैमिली से थे लड़की थी और काफी हार्ड वर्कर भी रही है ये लड़की। मैंने देखा इसने कभी भी ग्राउंड में अनडिसिप्लिन नहीं किया, बड़ी मतलब मेहनत करती, जो सिखाती वो काम करती थी ग्राउंड में। प्रीति की कामयाबी का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसे खुद पर यकीन था और उसका ये यकीन इतना पक्का था कि माता पिता हों या कोच, सब उसके जुनून के साथी बन गए। पवन राठी, सोनीपत, गुड न्यूज टुडे।